नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 27 अगस्त 2018 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। इससे पहले के सभी शिफ्टों को अपन पहले ही देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उनको भी देख लेना अगर अभी तक नहीं देखे हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर की चाल का नियमन किसके रूप में दिया जाता है, किस रूप में दिया जाता है, इनमें से कौन से सूत्र के द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से कमेंट करके सभी दोस्तों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो लोड गति माइनस फुल लोड गति बटे फुल लोड गति। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, नो लोड गति माइनस फुल लोड गति बटे फुल लोड गति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है 750 आरपीएम की फुल लोड चाल और 10% चाल नियमन वाली डीसी मोटर की नो लोड चाल क्या होगी। नो लोड चाल ज्ञात करनी है। चाल का नियमन दे रखा है, कितना दे रखा है, 10% रेगुलेशन दे रखा है और फुल स्पीड कितनी दे रखी है, 750 आरपीएम। तो दोस्तों, नो लोड चाल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, रेगुलेशन और फुल लोड चाल से ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए सूत्र क्या होगा, चाल नियमन कितना दे रखा है, 10% बराबर नो लोड गति कितनी दे रखी है, नो लोड गति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, एनएल ज्ञात करना है, माइनस फुल लोड गति कितनी दे रखी है, 750 आरपीएम बटे फुल लोड गति कितनी दे रखी है, 750 आरपीएम गुणा 100। तो दोस्तों क्या होगा, काट लेंगे इसको, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा और इस 10 से ये 10 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, एन एल माइनस 750 बटे 75, अर्थात 75 बराबर नो लोड गति माइनस 750। तो जब 750 माइनस का इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 75 प्लस 750 हो जाएगा। नो लोड गति कितनी हो जाएगी, 750 प्लस 75। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 825 आरपीएम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 825 आरपीएम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, विद्युत केबलों अर्थात उपकरणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दे रखा है शोषक पाउडर, सी दे रखा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, डी दे रखा है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंबल बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दे रखा है शीतलक, बी दे रखा है स्पूतरिंग, सी दे रखा है कंबल देना, डी दे रखा है समन, ई दे रखा है आर्किंग। तो जब कंबल या बालू इत्यादि से ऑक्सीजन आपूर्ति को रोका जाता है, अर्थात तो आग बुझाई जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मूथरिंग। उसे क्या कहा जाता है, स्मूथरिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, तांबे के तार की बनी एक कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम है, 30 डिग्री सेल्सियस पर इसके प्रतिरोध की गणना करे। दिया गया एल्फा बराबर 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस ज्ञात करके बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा गुणा टी। क्या होगा, एल्फा गुणा टी। तो आर नोट ज्ञात कर आर टी ज्ञात करना है। आर टी बराबर आर नोट का मान कितना दे रखा है, 100 ओम। कितना दे रखा है, 100 ओम। 1 प्लस एल्फा का मान दिया गया है 0.004। कितना दे रखा है, 0.004 गुणा टी का मान दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, जब इसको हल करेंगे तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.10 कट जाएगा,
जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.12, कितना आ जाएगा 0.12, तो अंदर कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.12 कितना हो जाएगा 1.12। जब 100 गुणा 1.12 को गुणा करेंगे, क्या करेंगे 1.12 को गुणा करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, दो छोड़ के पॉइंट है तो इसको दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा 112 ओम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1.5 किलोवाट क्षमता के एक हीटर के विद्युत उपभोग की गणना करें जिसे एक माह तक प्रतिदिन आधा घंटा उपयोग किया गया है। तो दोस्तों क्या ज्ञात करना है, उपभोग ज्ञात करना है, यूनिट ज्ञात करनी है। तो दोस्तों समय कैसे निकालेंगे, एक माह में एक दिन में आधा घंटा चलता है, एक माह तक प्रतिदिन आधा घंटा चलता है, तो 15 घंटे हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा 15 घंटे हो जाएगा। जब आधा घंटा रोज चलता है तो 30 दिन में कितना हो जाएगा 15 घंटे। यहाँ पावर कितनी दे रखी है 1500 वाट, कितना दे रखा है 1500 वाट। तो 1500 गुणा 15 बटे 1000, क्या करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये दो बार चला जाएगा, ये तीन बार चला जाएगा, 15 × 45, 45 बटे 2, क्या हो जाएगा 45/2। जब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 22.5, कितना हो जाएगा 22.5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.5 यूनिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक 12 पोल 500 आरपीएम अल्टरनेटर के आवृत्ति की गणना करें। 12 पोल दे रखे हैं और 500 आरपीएम अल्टरनेटर की गति दे रखी है। तो आवृत्ति की गणना करना है, तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, F बराबर P इंटू एन बटे 120। P का मान कितना दे रखा है, P का मान दे रखा है 12 गुणा गुणन गति कितनी दे रखी है 500 आरपीएम बटे 120। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 से हट जाए। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है चित्र में दर्शाए गए अनुसार संयोजित तीन प्रतिरोध को R1 R2 और R3 का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों ये तीनों क्या हो रखे हैं, तीनों प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में। तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे तो 1 बटे प्रत्येक का मान कितना दे रखा है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है। तो 1/60 प्लस 1/60 लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ये भी एक बार चला जाएगा, ये भी एक बार और ये भी एक बार, तो 1 + 1 + 1 ऊपर कितना हो जाएगा 3/60, अर्थात तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60/3। राइट आंसर हो जाएगा 20 किलो ओम। मान किस में दे रखा है, किलो में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 किलो ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है सेमीकंडक्टर एलिमेंट अपने विशुद्ध रूप में खालिस्तान सेमीकंडक्टर कहलाता है और इसके मादित रूप में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। ऑप्शन ए दे रखा है क्रिस्टल, बी दे रखा है डोप्ड, सी दे रखा है इंस्ट्रीसिंक, डी दे रखा है सामान्य, ई दे रखा है कंपाउंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रीसिंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। एक खालिस्तान में धारा प्रवाहित नहीं होगी। ऑप्शन ए दे रखा बंद परिपथ, बी दे रखा खुला परिपथ, सी दे रखा शॉर्ट सर्किट, डी दे रखा है समानांतर परिपथ, ई दे रखा श्रेणी परिपथ। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुला परिपथ। एक खुला परिपथ में धारा क्या नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है तापीय विद्युत स्टेशन में ऊर्जा परिवर्तन खालिस्तान के रूप में होता है। ऑप्शन ए दे रखा ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, बी दे रखा प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, सी दे रखा जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, डी दे रखा सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ई दे रखा नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, जब कोई परिपथ इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है कि इस पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कोई विभव ऊर्जा नहीं होती है, तो यह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दे रखा है निम्न ऊर्जा व्यवस्था अवस्था, बी दे रखा है उच्च ऊर्जा अवस्था, सी दे रखा है खुला परिपथ ऊर्जा, डी दे रखा है शॉर्ट सर्किट ऊर्जा, ई दे रखा है शून्य ऊर्जा अवस्था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य ऊर्जा अवस्था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है एक, दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम पर चलती है। इसकी सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप की गणना करें। क्या ज्ञात करना है? सिंक्रोनस स्पीड और प्रतिशत स्लिप का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? सिंक्रोनस चाल। क्या ज्ञात करेंगे? सिंक्रोनस स्पीड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने का? एफ इंटू 120/पी। ऐप का मतलब मान कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज गुणा 120 पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है? 6 पोल। तो 6 दूना 12 कितनी बार चला जाएगा? 20 बार। अर्थात 50 व 20 को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 1000 आरपीएम। कितना जाएगा? 1000 आरपीएम। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है। कौन से में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ई में। 1000 आरपीएम तो आ गए। अब ज्ञात करना है स्लिप का मान। तो स्लिप का मान ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला करेंगे? स्लिप बराबर एन एस माइनस सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे सिंक्रोनस गति गुणा 100। सिंक्रोनस गति कितनी दे रखी है? 1000 निकाल ली, माइनस रोटर गति कितनी दे रखी है? 960 आरपीएम बटे सिंक्रोनस गति कितनी दे रखी है? 1000 आरपीएम गुणा 100। कितना हो जाएगा? ऊपर क्या बचेगा? 1000 में से 960 जाएगा तो 40। तो 40/1000 गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 4%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी सिंक्रोनस चाल तो हो जाएगी 1000 आरपीएम और प्रतिशत स्लिप का मान हो जाएगा 4%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस सामग्री में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? इनमें से किस सामग्री में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है? पीतल में, पारा में, इलेक्ट्रोलाइट में, या चांदी में, या तांबा में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक फ्यूज तार की धारावाहिक क्षमता किस पर निर्भर करती है? अनुप्रस्थ क्षेत्र पर, आयाम पर, सामग्री पर, टर्मिनल की आकृति पर, या इन सभी पर? करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। तो दोस्तों एक फ्यूज तार की धारावाहिक क्षमता अनुप्रस्थ क्षेत्र पर भी निर्भर करती है, आयाम पर भी करती है, सामग्री पर भी करती है, और टर्मिनल की आकृति पर भी करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन सब पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? निम्न में से किस सामग्री की सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षित होती है? इनमें से सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? तांबा की, सीसा की, पारा की, जस्ता की, या निकेल की? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है खालिस्तान द्वारा निम्न प्रतिरोध की शुद्ध माप की जा सकती है? किसके द्वारा प्रतिरोध की शुद्ध माप की जा सकती है? शेयरिंग ब्रिज, वेट स्टोन ब्रिज, वियंस ब्रिज, केल्विन्स ब्रिज, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन ब्रिज द्वारा निम्न प्रतिरोध की शुद्ध माप की जा सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत मशीनों में किसे कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर उपयोग किए जाते हैं? हिस्टेरेसिस हानि, बी दे रखा है एडी करंट हानि, सी दे रखा है कॉपर हानि, डी दे रखा है क्षणिक हानि, ई दे रखा है इन सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडी करंट हानि को कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है एम्पियर टर्न किसकी इकाई है? सुचालकता की, विद्युतशीलता की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, या मैग्नेटोमोटिव फोर्स की, या आवृत्ति की? तो किसकी इकाई है एम्पियर टर्न? एम्पियर टर्न किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर होती है, क्या होती है? शून्य, न्यूनतम, अधिकतम, आकार और वोल्टेज पर निर्भर करती है, ई दे रखा इनपुट पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा जनरेटर में डमी कॉइल किस लिए प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है भंवर धारा हानि कम करने के लिए, बी दे रखा है फ्लक्स घनत्व में वृद्धि के लिए, सी दे रखा है वोल्टता के प्रवर्धन के लिए, डी दे रखा है शक्ति गुणांक में सुधार के लिए, ई दे रखा है रोटर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए। तो दोस्तों जनरेटर होता है उसमें डमी कॉइल क्यों प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए डमी कॉइल प्रदान किया जाता है जनरेटर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपाय की व्यवस्था सर्किट के बिजली आपूर्ति पक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है। इस सुरक्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन, बी दे रखा फेज फॉल्ट डिटेक्शन, सी दे रखा बाह्य फॉल्ट डिटेक्शन, डी दे रखा आंतरिक फॉल्ट डिटेक्शन, ई दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है? डीसी मोटर होता है उसका प्रारंभिक प्रतिरोध कितना होता है? लगभग 100 ओम, बहुत बड़ा, लगभग 1000 ओम, डी दे रखा कम, ई दे रखा लोड पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक प्रतिरोध होता है बहुत कम। क्या होता है? कम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा है थायरेट्रॉन, बी दे रखा है थायरिस्टर, सी दे रखा है ट्रांजिस्टर, डी दे रखा है थर्मिस्टर, ई दे रखा है डायोड। तो डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन से अर्धचालक डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरिस्टर का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है हॉपकिंसन का परीक्षण किस पर किया जाता है? पूर्ण भार पर, भाग भार पर, लो भार पर, कम भार पर, या निर्धारित गति पर? तो दोस्तों हॉपकिंसन परीक्षण किया जाता है पूर्ण भार पर। किस भार पर? पूर्ण भार पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा लेग, बी दे रखा स्लिप, सी दे रखा बैकलेस, डी दे रखा रेगुलेशन, ई दे रखा गति का अंतर। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के अंतर को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लिप। क्या कहा जाता है? स्लिप। अगला क्वेश्चन है एक इंडक्शन मोटर की जॉगिंग क्या है? इंडक्शन मोटर की जॉगिंग क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है ब्रेक लगाने का एक तरीका, बी दे रखा है सिंक्रोनाइजेशन का एक तरीका, सी दे रखा चरण लोडिंग का एक तरीका, डी दे रखा प्रक्रिया हेतु थोड़ी सी गति प्राप्त करने के लिए मोटर को एक बार या बार बार सक्रिय करना, ई दे रखा है गति नियंत्रण का एक तरीका। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इन ऑप्शनों में से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया हेतु थोड़ी सी गति प्राप्त करने के लिए मोटर को एक बार या बार बार सक्रिय करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण क्या देता है? हिस्टैरिसीस हानि, एडी करंट हानि, कोर हानि, कॉपर हानि या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण क्या देता है? राइट आंसर हो जाएगा कोर हानि। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा, फ्लोरोसेंट लैंप के सर्किट में चौक किसके रूप में कार्य करती है? स्टार्टर के रूप में, पावर फैक्टर सुधारक उपकरण है, सी दे रखा तापन का स्रोत है, डी दे रखा करंट सीमक उपकरण है, ई दे रखा लैंप के लिए सहायक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करंट सीमक उपकरण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, ड्राई सिलिका से जेल का रंग क्या होता है? ड्राई सिलिका जेल का रंग क्या होता है? लाल, भूरा, नीला, पीला या हरा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? यह सिंबल किसका है? सिंबल को बताना है। ऑप्शन दे रखा, वेरेक्टर का, ट्राइक का, ऐसा की डायोड का, गन डायोड का या एलईडी का। तो यह सिंबल किसका है जिसमें कैथोड लगा है, एनोड लगा है, डायोड है और पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो किसका सिंबल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरेक्टर डायोड का। करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरेक्टर डायोड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक एससीआर में संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? गेट, एनोड, कैथोड, बाह्य प्रतिरोध, इन सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेट। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? गेट के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रांजिस्टर में अल्फा बीटा से किस संबंध से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सूत्र बताना है। तो इसका सूत्र कौन सा होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? एल्फा बराबर बीटा बटा 1 प्लस बीटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज ऐसी वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर क्या होगा? तो फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक साइन वेव का धनात्मक अधिकतम कब होता है? 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 45 डिग्री पर या 270 डिग्री पर? तो कितनी पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर करेक्शन में प्रयुक्त कैपेसिटर की क्षमता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के वी ए आर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? के वी ए आर में। अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्तनीय धारिता वह है जिसकी धारिता, ऑप्शन ए दे रखा समय के साथ बदलती है, बी दे रखा तापमान के साथ बदलती है, सी दे रखा वोल्टेज के साथ बदलती है, डी दे रखा आत से रूप या यांत्रिक बल द्वारा बदली जा सकती है, ये दे रखा है करंट के साथ बदलती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथ से, रूप से या यांत्रिक बल द्वारा बदली जा सकती है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? वाटमीटर का, केल्विन ब्रिज का, विभव में गिरावट का सिद्धांत, डी दे रखा प्रतिरोधकता की गिरावट का सिद्धांत, ये दे रखा है शेयरिंग ब्रिज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 230 वोल्टेज पर कार्यरत 100 वाट के लैंप के प्रतिरोध की गणना करें। क्या करें? प्रतिरोध की ज्ञात करना है। प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? वी का स्क्वायर बटे पी। वी का स्क्वायर कितना होगा? 230 गुणा 230 कितना हो जाएगा? 230 गुणा 230 बटे पावर कितनी दे रखी है? 100 वाट। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 23 गुणा 23। क्या बचेगा? 23 गुणा 23।
तो इसको ज्ञात करेंगे तो कितना ओम आ जाएगा, 529 ओम। कितना जाएगा, 529 ओम। इन ऑप्शनों में नहीं दे रखा है तो इसका कोई भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 529 ओम आ रहा है प्रतिरोध, यहाँ दे रखा है धारा का मान, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 529 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आथ से आथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है? चरण विभव, स्पर्श विभव, एम्पियरेज, रिसाव विभव, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पर्श विभव। क्या कहलाता है? स्पर्श विभव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सीढ़ी सबसे सुरक्षित है? ऑप्शन ए दे रखा है लकड़ी, बी दे रखा है फाइबर ग्लास, सी दे रखा है एल्यूमिनियम, डी दे रखा है स्टेप टूल, ई दे रखा है लोहा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइबर ग्लास की सीढ़ी सबसे सुरक्षित होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, चालकता खालिस्तान के व्युत्क्रमानुपाती होता है? हेनरी के, कुलम्ब के, प्रतिरोध के, इम्पीडेंस के, या फेरेड के? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात विलोमानुपाती होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक स्टेयरकेस पॉइंट खालिस्तान के साथ संचालित होता है? 2 एक वे स्विचों, 2 टू वे स्विचों, 2 माध्यमिक स्विचों, या 1 टू वे स्विच, इधर का इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताइए क्या होगा, एक स्टेयरकेस पॉइंट किसके साथ संचालित किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 टू वे स्विचों द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा प्रतिरोध की इकाई है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। क्या होती है? ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डीसी जनरेटर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए दे रखा फेराडे नियम का इलेक्ट्रोलिसिस, बी दे रखा पारस्परिक इंडक्शन, सी दे रखा है लेंज के सिद्धांत, डी दे रखा विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के फेराडे नियम का सिद्धांत, ई दे रखा स्वतः इंडक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के फेराडे नियम का सिद्धांत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड क्वाइल किससे जुड़ी होती है? आर्मेचर के साथ श्रेणी में, बी दे रखा आर्मेचर के साथ समानांतर में, सी दे रखा लोड के साथ श्रेणी में, डी दे रखा लोड के साथ समानांतर क्रम में, ई दे रखा या तो ए या बी। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड क्वाइल किससे जुड़ी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेचर के साथ सीरीज में। किस में जुड़ी होती है? आर्मेचर के साथ सीरीज में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंसुलेशन प्रतिरोध किससे मापा जाता है? मेगावाट में, मेगा ओम में, किलो ओम में, किलो वोल्ट में, या पिको फेरड में? तो इंसुलेशन प्रतिरोध किस में मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगा ओम में। किस में मापा जाता है? मेगा ओम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पिच कारक खालिस्तान के परिणामी ईएमएफ का अनुपात होता है? ऑप्शन ए दे रखा है शॉर्ट पिच क्वाइल से फुल पिच क्वाइल, डी दे रखा है बी दे रखा है फुल पिच क्वाइल से शॉर्ट पिच क्वाइल, सी दे रखा है फुल पिच क्वाइल से संघनित वाइंडिंग, डी दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से फुल पिच क्वाइल, ई दे रखा है फुल पिच क्वाइल से डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉर्ट पिच क्वाइल से फुल पिच क्वाइल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सल मोटर खालिस्तान पर संचालित किया जा सकता है? डीसी आपूर्ति पर, एसी आपूर्ति पर, ए और बी दोनों पर, डी दे रखा है कम वोल्टेज पर, ई दे रखा भारी लोड पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों एक यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति व एसी आपूर्ति दोनों पर संचालित किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।